बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस मिशन की 29 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 30 मुलाहिज़ा फरमाएं। समीना और शारक तो उस मकान में नहीं मिले, अलबत्ता हफीज की बीवी और 9 उम्र बेटा माजे गुजर के काबू में आ गए। तुम्हारा खसम मुझसे भाग कर कहीं नहीं जा सकता, उसे तो मैं तलाश कर ही लूंगा, लेकिन तुम अगर अपनी और अपने बेटे की खैरियत चाहती हो तो मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दे दो। इनकार या गलत बयानी की सूरत में मैं पहले तुम्हारे बेटे की खोपड़ी में गोली उतारूंगा और फिर तुम्हारी बारी आएगी। माजे गुज्जर ने कहा। उसके लहजे में भेड़िए की सी गुर्राहट थी। नहीं, खुदा के लिए हमें छोड़ दो। हफीज की बीवी गिड़गिड़ाई। अगर तुम ये बता दो कि शारिक और समीना कहाँ हैं तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। माजे गुज्जर ने कहा। ये कौन है? मैं तो इनको नहीं जानती। हफीज की बीवी ने कहा। शारिक हफीज का गुरु है और समीना उसकी दाश्ता। वो दोनों कल यहाँ आए थे। कहाँ गए वो? माजे गुज्जर ने पूछा। मुझे नहीं पता वो कौन थे, हफीज की बीवी ने कांपते हुए लहजे में कहा। वो दोनों मियाँ बीवी रायविंड से आए थे, रात यहाँ रहे और आज दोपहर को चले गए। हफीज ने बताया था कि वो उसका दोस्त है। कहाँ गए वो? गुज्जर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, हफीज की बीवी ने जवाब दिया। दोपहर की रोटी खा कर गए थे। मैं सच कहती हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। हफीज के साथ पहली दफा यहाँ आए थे। खुदा के लिए हमें कुछ मत कहना, मेरे बेटे को छोड़ दो। माजा गुज्जर चलने में उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे से उसे समझने में देर ना लगी कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन उसे एक सुराग मिल गया था। उसे यकीन था कि वो समीना और शारिक ही थे और उनके बारे में हफीज ही बता सकता था। वो उन माँ बेटे को छोड़कर चले गए। दूसरे दिन हफीज माजे गुज्जर के हाल लग गया। हफीज ने भी यही बताया कि वो उसका एक दोस्त था जो अपनी बीवी के साथ रायविंड से आया था और रात उसके घर रहने के बाद दूसरे दिन दोपहर को वो चले गए थे। मगर माजा गुज्जर उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं था। इसे फज्जे के डेरे पर ले चलो, मैं भी 1-1.5 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। फिर इससे पूछूंगा कि वो दोनों कौन थे और शारिक कहाँ है। माजे गुज्जर ने अपने आदमियों से कहा। हफीज को उन्होंने कश्मीरी बाजार से पकड़ा और वहीं सड़क पर खड़े बातें करते रहे। माजा गुज्जर तो दिल्ली दरवाजे की तरफ चला गया और उसके आदमी हफीज को लेकर वसनपुरा की तरफ रवाना हो गए। माजा गुज्जर दिल्ली दरवाजे से निकलकर लंडा बाजार में आ गया। यहाँ वो एक होटल में बैठा रहा। उसे एक आदमी का इंतजार था। 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी उसका मुलाकाती नहीं आया तो वो भी होटल से निकलकर बाहर आ गया। एक मोरिया पुल और मिस्री शाह से होते हुए वसनपुरा पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। उसे जिस गली में जाना था वो बहुत तंग थी। उसने कार बाहर सड़क पर ही रोक कर लाक कर दी और 2-3 तंग सी गलियों में होता हुआ एक मकान के सामने रुक गया। दस्तक के जवाब में दरवाजा फौरन ही खुल गया। वो एक पुराना सा मकान था। दरवाजा एक अधेड़ उम्र और बारीक भरकम औरत ने खोला था। उसने दुपट्टे को सर पर पट्टी की तरह बांध रखा था। चेहरे पर खबासत नुमाया थी। उसकी आवाज भी पहाड़ी कव्वे की तरह भारी और बेसुरी थी। वो लोग कहाँ हैं? माजे गुज्जर ने पूछा। उस आदमी को लेकर पिछले कमरे में घुस गए हैं। कौन है वो? क्यों लाए उसको? उस औरत ने पूछा। जो बात समझ में ना आए ना उसके बारे में सवाल जवाब मत किया करो। माजा गुज्जर कहते हुए कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे के पीछे भी एक कमरा था। माजा ने दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। उसके दोनों आदमी हफीज से पूछगछ कर रहे थे। उनका पूछगछ का तरीका ही बहुत खौफनाक था। उसकी कमीज उतरी हुई थी और जिस्म पर तशद्दुद के कई निशान नजर आ रहे थे। खूंटों से भी खून बह रहा था। कुछ बताया इसने? क्या कहता है ये? माजे गुज्जर ने पूछा। नहीं उस्ताद, उसके एक आदमी ने जवाब दिया। कहता है मुझे शारिक के बारे में कुछ पता नहीं। तो पता करो इससे, माजे गुज्जर ने कहा। वो दोनों आदमी एक बार फिर हफीज पर पल पड़े। हफीज बुरी तरह चीख रहा था, लेकिन उसकी चीखें उसी कमरे में घुट कर रह गई थी। तकरीबन आधे घंटे तक हफीज की पिटाई होती रही, मगर वो शारिक के बारे में इनकार ही करता रहा। इसे छत से उल्टा लटका दो, माजे गुज्जर ने कहा। हफीज को छत से उल्टा लटका दिया गया और उसके साथ उसकी पिटाई भी होती रही। माजा गुज्जर और उसके दोनों आदमी उस पर घूंसे और ठोकरें बरसाते रहे। माजे गुज्जर पर जुनून तारी था और उसके चेहरे पर दरिंदगी नुमाया थी। वो हफीज से हर कीमत पर शारिक का पता मालूम करना चाहता था। उसने जोरदार ठोकर हफीज के सीने पर मारी। ठोकर ठीक दिल पर लगी। हफीज बुरी तरह तड़पने लगा। माजे ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने हफीज को रस्सी से खोलकर फर्श पर डाल दिया। वो कुछ देर तक फर्श पर तड़पता रहा, फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। माजे ने उसके जिस्म पर एक और ठोकर मारी, मगर हफीज के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। वो झुककर उसे टटोलने लगा और फिर गहरा सांस लेता हुआ सीधा सा हो गया। खत्म हो गया साला, वो अपने आदमियों की तरफ देखते हुए बोला। ओए ताजे, तुम यहीं रहोगे और शाम का अंधेरा फैलने के बाद इसकी लाश बोरी में बंद करके शारिक के मदंग वाले अड्डे के सामने फेंक देना। ठीक है उस्ताद, ताजे ने जवाब दिया। अच्छू, तुम मेरे साथ आओ, माजे ने दूसरे आदमी से कहा। माजे गुज्जर ने बाहर जाते हुए जेब से 1000 रुपए निकालकर उस औरत के हाथ में थमा दिए और अच्छू के साथ मकान से बाहर आ गया।
माजा गुजर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा और फिर शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद निस्बत रोड वाले डेरे पर आ गया। छापा पड़ने के बाद पुलिस से मुका तो हो गया था, मगर माजे गुजर ने उस डेरे पर अभी अपना धंधा शुरू नहीं किया था, लेकिन वो कभी कभी यहाँ बैठने लगा था। 9 बजे के करीब फैसलाबाद से उसका एक एजेंट आ गया। उसने बातें करते हुए थैले में से कुछ चीजें निकाली तो उनमें तय किया हुआ एक अखबार भी था। अखबार मेज पर माजे गुजर के सामने पड़ा था। अखबार के ऊपर वाले सफ़े पर एक औरत की तस्वीर देखकर माजा गुजर चौंक सा गया। उसने अखबार उठा लिया और तस्वीर को गौर से देखने लगा। उसे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ये लड़की थी कौन, उसे कब और कहां देखा था। उसने अखबार पूरी तरह खोल दिया। तस्वीर के साथ ही 2 कालमी खबर भी थी, वो पढ़ने लगा। गर्ल कॉलेज की प्रोफेसर समीना का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। पुलिस को शुबह है कि समीना मोटर मैकेनिक यूसुफ के कत्ल में मुलव्वस है। माजे गुजर की आंखों में चमक सी उभर आई। नाम पढ़ते ही उसे याद आ गया था कि इस लड़की को उसने कहां देखा था। ये वही लड़की थी जिसे उसके आदमी मर्द के बेस में पकड़ कर लाए थे और फिर वो रात को इक्कू को कत्ल करके कोठी से फरार हो गई थी। चेहरे में जरा सा फर्क था और ये फर्क गालबन समीना के कटे हुए बालों की वजह से था, लेकिन माजे ने उसे पहचान लिया। वो पूरी खबर पढ़ता चला गया। उस खबर के मुताबिक समीना पहली मर्तबा उस वक्त पुलिस की नजर में आई जब पुलिस ने मुनशियात के एक अड्डे पर छापा मारा था और वहां से पुलिस को उसका रजिस्टर और किताबें मिली थी जिस पर उसका अपना और कॉलेज का नाम लिखा हुआ था। उसके चंद ही रोज बाद लारी अड्डे पर एक मोटर मैकेनिक को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। तहकीकात के बाद पुलिस उस नतीजे पर पहुंची कि यूसुफ नामी मैकेनिक को शहर के मशहूर और बदनामे मुनशियात फरोश 9 लखा ने कत्ल किया था और शुबह है कि समीना भी उसमें मुलव्वस हो सकती है, लेकिन वो दोनों पुरअसरार तौर पर फैसलाबाद से गायब हो गए थे। आखिरी इतला के मुताबिक समीना और 9 लखा को आखिरी मर्तबा लाहौर में देखा गया था। समीना के वालिद ने लाहौर थाने में उसके अगवा की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस अभी तक समीना का सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस को शुबह है कि समीना बाज दीगर संगीन जराइम में भी मुलव्वस हो सकती है। खबर पढ़कर माजे गुज्जर की आंखें चमक उठी। उसने अखबार मेज पर रख दिया और फैसलाबाद से आने वाले अपने एजेंट गफूरे की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या किस्सा है गफूरे? उसने अखबार की तरफ इशारा किया। ये तो फैसलाबाद का बड़ा मशहूर केस है उस्ताद, गफूरे ने जवाब दिया। पुलिस ने जब 9 लखे के डेरे पर छापा मारा था तो ये उस्तानी भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन भाग निकली। अपनी किताब और रजिस्टर वहीं भूल गई जो बाद में पुलिस के हाथ लग गया था। पुलिस ने इस उस्तानी से राब्ता कायम किया तो इसने बताया कि इसकी किताब और रजिस्टर किसी तांगे में रह गया था जो बाद में शायद किसी ऐसे आदमी के हाथ लग गया जिसका ताल्लुक मुनशियात के उस अड्डे से था। उसके बाद चंद ही रोज बाद 9 लखा के डेरे से मुल्क वर्कशॉप के मालिक यूसुफ को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वर्कशॉप में काम करने वाले 2 मिस्त्रियों और एक 2 और आदमी को शुबे की बिना पर हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में ये इंकिशाफ हुआ कि उस कत्ल में 9 लखे का हाथ है। इसी दौरान पुलिस ने एक बार फिर उस्तानी समीना से राब्ता किया था। उसके फौरन ही बाद उस्तानी समीना ने वो मकान बदल लिया जहां वो पहले रहती थी। उसके चंद ही रोज बाद पुलिस ने उस मकान का भी सुराग लगा लिया। उसी रात पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा तो उस्तानी लापता हो चुकी थी। उस रात 9 लखा भी गायब हो गया। वो उस्तानी यहीं लाहौरी की रहने वाली है। सुना उसके बाप ने समीना को 9 लखा के साथ देखकर उसके अगवा की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा सकी। फैसलाबाद के अखबारों में तो रोज ही उस उस्तानी के बारे में कोई ना कोई खबर छपती रहती है। माजे गुज्जर के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एक झटके से उठ गया। उसने अखबार भी तय करके जेब में डाल लिया था। आओ मेरे साथ आओ, उसने गफूरे को इशारा किया। अखबार में लाहौर के उस थाने का नाम मौजूद था जहां समीना के बाप ने उसकी अगवा की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसे उस थाने में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी और इत्तेफाक से उस थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर उस्मान से उसके ताल्लुकात भी अच्छे थे। उसने गाड़ी थाने के सामने रोक ली और नीचे उतरने की बजाय गेट पर खड़े हुए संतरी को आवाज देकर बुला लिया। इंस्पेक्टर उस्मान अपने कमरे में है या नहीं? इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं जी, संतरी ने जवाब दिया। उससे कहो माजा गुजर बुला रहा है, माजे ने कहा। संतरी चलने में उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर थाने में चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद इंस्पेक्टर उस्मान थाने से बाहर आ गया। माजे गुजर ने कार के पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। आओ बैठो, एक जरूरी बात करनी है। अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बात मुख्तसर हो। इंस्पेक्टर उस्मान कार में बैठ गया। चंद रोज पहले तुम्हारे थाने में समीना नाम की एक लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसके बारे में कुछ पता चला? माजे गुजर ने पूछा। नहीं, लेकिन तुम्हें उससे क्या दिलचस्पी? इंस्पेक्टर उस्मान ने उसे घूरा। जानते हो उसे अगवा किसने किया है? मतलब की बात करो, इंस्पेक्टर बोला। वो लड़की अगवा नहीं हुई, माजे गुजर ने कहा। वो फैसलाबाद से भागी हुई है। उसके साथ एक ऐसा शख्स भी है जो मुनशियात फरोशी में और बाज दीगर संगीन जराइम और एक आदमी के कत्ल में भी पुलिस को मतलूब है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? इंस्पेक्टर की पेचानी पर बल पड़ गया। लो ये अखबार पढ़ लो।
माजे गुजर ने जेब से अखबार निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और साथ ही कार की छत वाली बत्ती जला दी। इंस्पेक्टर उस्मान अखबार की वो खबर पढ़ने लगा। उसने समीना की तस्वीर को भी गौर से देखा। ये 9 लखा कौन है और तुम इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हो? इंस्पेक्टर उस्मान ने अखबार तय करते हुए कहा। अफसोस तो इस बात का है कि तुम पुलिस वालों का आपस में ही कोई राब्ता नहीं है। हालांकि ऐसा केस है कि तुम्हारे थाने और फैसलाबाद के मुतलका थाने को मिलकर तफ्तीश करनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो अब तक मसला हल हो चुका होता। लेकिन बहरहाल मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि 9 लखा कौन है और समीना नाम की ये उस्तानी कहाँ है। क्या वाकई? तुम मुझसे कैसे जानते हो? इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठी। इस लड़की को तो मैं नहीं जानता, लेकिन 9 लखे को अच्छी तरह जानता हूँ। वो अपनी बिरादरी का है। तुम अगर चाहो तो मैं 9 लखे के बारे में बता सकता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। उससे तुम इस लड़की के बारे में भी पूछ सकते हो, लेकिन वो लड़की तुम्हारे हाथ आएगी नहीं। क्यों? इंस्पेक्टर उस्मान ने उसे घूरा। इसलिए कि ये लड़की शारक के पास है, माजे गुजर ने जवाब दिया। शारक? इंस्पेक्टर चौंक गया। पिछले दिनों शारक भी फैसलाबाद गया हुआ था। हो सकता है इस लड़की से वहीं उसका कोई ताल्लुक हुआ हो। वो लड़की आजकल शारक के साथ देखी जा रही है, लेकिन बदले हुए रूप में। मेरा मतलब है मर्द के रूप में, माजे गुजर ने जवाब दिया। 9 लखा कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मदंग में, शारक के डेरे पर, माजे गुजर ने कहा। अगर तुम 9 लखा को पकड़ लो तो ना सिर्फ फैसलाबाद के मोटर मैकेनिक के कत्ल का मामला हल हो जाएगा, बल्कि समीना वाला केस और बहुत से दीगर मसाइल भी हल हो जाएंगे। ठीक है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। मैं देखता हूँ वो मेरे हाथों से कैसे बचकर निकलता है। इलाके में मेरे आदमियों का ख्याल रखना, माजे ने मुस्कुराते हुए कहा। फिक्र मत करो, तुम्हारे आदमियों की तरफ कोई निगाह उठाकर भी नहीं देखेगा। एक बात और, माजे गुजर ने कहा, समीना के बाप ने तुम्हारे थाने में उसके अगवा की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसका पता तो होगा तुम्हारे पास। मैं उसके बाप से मिलना चाहता हूँ। वो चुबुर्जी के क्वार्टर में रहता है, इंस्पेक्टर ने कहा। शफात अली उसका नाम है। कॉलोनी में उसका पता चल जाएगा। ठीक है, माजे गुजर ने कहा। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, अब देखना यह है कि तुम करते क्या हो। फिक्र मत करो, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। इंस्पेक्टर कहते हुए गाड़ी से उतर गया। उसके थोड़ी देर बाद माजे ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। बाजा गुजर किसी हद तक मुतमईन हो गया था। उसने इंस्पेक्टर उस्मान को एक टिप दे दी थी कि अगर वो 9 लखे को गिरफ्त में लेने में कामयाब हो गया तो इस तरह शारक के लिए भी बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पुलिस को जब ये यकीन हो जाएगा कि फैसलाबाद की मफरूर और लाहौर से अगवा होने वाली समीना शारक के पास है, तो पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे चैन से बैठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ माजा इंस्पेक्टर उस्मान को भी अच्छी तरह जानता था। पुलिस में आकर उसने बड़ा पैसा बनाया था। वो पुलिस में शायद आया ही पैसे बनाने के लिए था। माजी को अंदेशा था कि इंस्पेक्टर उस्मान कहीं शारक के चक्कर में ना आ जाए और बात मुका पर खत्म ना हो जाए। उसे ये मालूम नहीं था कि 2-3 रोज पहले ही शारक 9 लखा के बेनोई को उसी थाने से छुड़ा कर ले गया था। अगर उसे इस बात का इल्म होता तो शायद वो इंस्पेक्टर उस्मान को ये टिप ना देता। माजा गुजर रात 1 बजे अपनी कोठी वापस आया। वो बहुत थका हुआ था। आते ही सो गया। सुबह 8 बजे उसकी आंख खुली। शहर में रहते हुए उसे भी बेड टी की आदत खो गई थी। वो जैसे ही बेदार हुआ, अच्छू ने चाय का कप साइड टेबल पर रख दिया। नाश्ता मैं खुद ही कर लूंगा, तुम जरा कहीं से पता करके आओ कि इंस्पेक्टर उस्मान ने रात को कोई कार्रवाई की थी या नहीं। माजे ने साइड टेबल से कप उठाते हुए कहा। अच्छू उसी वक्त कोठी से रुखसत हो गया। अच्छू की वापसी तकरीबन 11 बजे हुई। उसने जो इतला दी वो माजे की तवक्को के ऐन मुताबिक थी। इंस्पेक्टर उस्मान ने रात को शारक के डेरे पर छापा मारा था, लेकिन वहां से उसे ना तो कोई चीज मिली और ना ही 9 लखा पकड़ा गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल दुरुस्त ही निकला। अब जो कुछ भी करना है मुझे खुद ही करना होगा। इसके अलावा कोई और बात मालूम हुई? उसने सवालिया निगाहों से अच्छू की तरफ देखा। रात को शारक के डेरे वाली गली के बाहर बोरी में बंद अवीज की लाश पुलिस को मिल गई थी, लेकिन मुकामी पुलिस ने डेरे वालों या किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि ये ख्याल दायर किया है कि इस शख्स को कहीं और कत्ल करके लाश यहाँ फेंकी गई है। अच्छू ने बताया। डेरे वालों को तो पता चल गया होगा कि लाश किसकी है? माजे ने पूछा। हाँ, ये तूने पता चल ही गया होगा, अच्छू ने बताया। ठीक है, माजे गुजर ने सारी ला दिया। 2 दिन और गुजर गए। शारक और समीना का कोई सुराग नहीं मिला और फिर मजे की बात यह थी कि 9 लखा भी गायब हो गया था। और फिर उसे अगली रात माजे गुजर को इतला मिली कि ना सिर्फ 9 लखा बल्कि समीना और शारक भी मदंग वाले डेरे में मौजूद हैं। माजा गुजर फौरन ही हरकत में आ गया। पहले उसने सोचा था कि पुलिस को साथ ले लिया जाए, लेकिन फिर यह ख्याल दिन से निकाल दिया और खुद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। 1 घंटे के अंदर अंदर 6 खूनख्वार किस्म के आदमी माजे गुजर की नहर वाली कोठी में जमा हो चुके थे। वो सब सिर्फ मंशियात फरोश ही नहीं, बल्कि वो सफाक और बेरहम कातिल भी थे। किसी इंसान की जिंदगी उनके लिए कोई वक़्त नहीं रखती थी। 15 मिनट बाद वो लोग कोठी से रवाना हो गए। बदंग पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी थी। 2-2 की टोलियों में उन्होंने 3 इतराफ से शारक के डेरे को घेरे में ले लिया था।
माजे गुजर का ख्याल था कि वो इस तरह अचानक डेरे को घेरे में लेकर उन सबको मौत के घाट उतार देगा, लेकिन जब सामने से पहली गोली चली तो उसे चौंक जाना पड़ा। इस मुजामत का मतलब था कि वो लोग बेखबर नहीं थे। माजा गुजर और उसके आदमियों को शदीद मुजामत का सामना करना पड़ा। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती रही। इसी दौरान डेरे से एक आदमी की चीख सुनाई दी और फिर डेरे की तरफ से यकायक फायरिंग बंद हो गई। माजे ने कुछ देर इंतजार किया और फिर अपने आदमियों को लेकर डेरे में घुस गया। उन्हें एक तांगे के करीब कोचवान सराज की लाश मिली। उसके सर में गोली लगी थी, जिससे खोपड़ी के पर खचे उड़ गए थे। माजा और उसके आदमी पूरे डेरे में फैल गए, लेकिन उन्हें ना तो कोई और लाश मिली और ना ही कोई जिंदा आदमी हाथ लगा। हो सकता है शारिक और उसके साथी हमारी इतला पाकर पहले ही से भाग गए हों और यहाँ सिर्फ एक आदमी हो। अच्छू ने सुराज की लाश की तरफ इशारा किया। पागलों वाली बातें मत करो, माजा गुज्जर गुर्राया। 3-4 आदमी मुख्तलिफ सिमतों से फायरिंग कर रहे थे। तलाश करो उन्हें, वो लोग बाहर नहीं जा सकते, यहीं कहीं होंगे। तबीला खासा वसीउ अरीज था। 30-35 तांगे खड़े थे, जिनमें कुछ नाकारा भी थे। माजे के आदमी उन तांगों के पीछे और तारीख गोशों में उन्हें तलाश करते रहे, लेकिन कहीं भी किसी की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आए। माजे ने तीनों कमरे भी देख लिए, वहाँ कोई आदमी तो क्या बिल्ली का बच्चा तक नहीं मिला था और किसी किस्म का माल भी नजर नहीं आया था। आखिर में माजा गुजर मिजार की तरफ आ गया। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर 100 वाट का एक बल्ब जल रहा था। माजे ने संगमरमर की कब्र की तरफ देखा और फिर इधर उधर देखने लगा। मिजार में आमदोरफ्त का यही एक दरवाजा था और कोई रास्ता नहीं था। वो कब्र के करीब खड़ा सोच रहा था कि वो लोग कहाँ गए होंगे कि अच्छू दौड़ता हुआ अंदर आ गया। उस्ताद निकल चलो, पुलिस आ रही है, अच्छू ने कहा। माजा गुजर मिजार से बाहर आ गया। फिजा में पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर वो अपने साथियों को पुकारता हुआ एक तरफ भाग निकला। समीना मिजार के तय खाने में खड़ी हैरत से सब कुछ देख रही थी। ये सब क्या है? उसने अजीब सी निगाहों से शारिक की तरफ देखा। यही वो चीज है जिसकी वजह से ये शहर जहन्नुम बना हुआ है, शारिक ने जवाब दिया। ये असला और ये हीरोइन वो चीजें हैं जिनकी तिजारत पर कंट्रोल हासिल करने के लिए माजा गुज्जर और उस जैसे कई आदमी कत्लो गारत का बाजार गर्म किए हुए हैं। इन्हीं चीजों की वजह से हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है, जुराइम में इजाफा हुआ है और हो रहा है। और मैं दावे से कहता हूँ कि अगर पुलिस इन 2 चीजों पर काबू पा ले तो हमारे माशरे से 80% जराइम खत्म हो सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारे ये कानून के मुहाफिज भी माशरे को जराइम से पाक नहीं करना चाहते। सीधी बात तो यह है कि अगर जराइम खत्म हो जाए तो पुलिस की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। ये जो तुम असले की पेटियां और हीरोइन के पैकेट देख रही हो ना, इनकी मालियत भी करोड़ों रुपए है। अगर ये सारा माल पुलिस के कब्जे में आ जाए तो आधे से ज्यादा माल ये पुलिस वाले ही गायब कर जाएंगे। बाहर फायरिंग हो रही है, समीना ने फायरिंग की आवाज सुनकर कहा। तह खाने में होने के बावजूद फायरिंग की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे माज खुल गया हो। उसका दिल खजान रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। वो सोच रही थी कि अगर माजा गुज्जर और उसके आदमी तह खाने में आ गए तो उनके जिस्म गोलियों से छिलनी कर देंगे। डरो नहीं, शारिक उसके चेहरे के तासरात से उसकी दिली कैफियत समझ गया। इस तह खाने का रास्ता सिर्फ मुझे याद है या गामे को। अव्वल तो गामा किसी के हाथ नहीं आएगा और अगर वो पकड़ा भी गया तो अपनी जान दे देगा, मगर इस तह खाने का राज वो किसी को नहीं बताएगा। शारिक उसे तसल्ली देता रहा, लेकिन समीना फिर भी डरती रही। फायरिंग की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी, फिर फायरिंग बंद हो गई और उसके कुछ ही देर बाद अपने सर पर कदमों की धमक सुनाई देने लगी। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। साफ जाहिर हो रहा था कि ऊपर मिजार में कोई मौजूद है। वो एक बार फिर ये सोचकर कांप उठी कि अगर किसी ने तय खाने का रास्ता दरियाफ्त कर लिया तो वो दोनों जिंदा नहीं बच सकेंगे। ऊपर जो कोई भी था थोड़ी देर बाद मिजार से बाहर निकल गया। चंद मिनट गुजर गए, फिर शारिक ने समीना को वहीं रुकने का इशारा किया और दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वो रुक गया। पहले किसी किस्म की आवाजें सुनने की कोशिश करता रहा, फिर उसने मैकेनिज्म पर हाथ रख दिया। कब्र का ढकना बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। ढकना तकरीबन आधा इंच ऊपर उठा था कि शारिक ने मैकेनिज्म से हाथ उठा लिया। बाहर आते में अगरचे खामोशी थी, लेकिन पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर वो चौंके बगैर ना रह सका। पुलिस की कोई गाड़ी आते के बाहर आकर रुकी थी और सायरन की आवाज दम तोड़ रही थी। शारिक को समझने में देर न लगी कि पुलिस सायरन की आवाज सुनकर ही माजे गुज्जर और उसके आदमी भाग गए होंगे। वो नौलखा और गामे के बारे में सोचने लगा। उनका क्या अंजाम हुआ होगा? क्या वो भी फरार हो गए थे या उनमें से कोई एक या दोनों मारे गए थे? गेट के अंदर की तरफ बारीक कदमों की आवाज सुनकर वो चौंक गया। कब्र के तावीज में आधा इंच के करीब झुरी थी और वो उस झुरी से बाहर का मंजर तो नहीं देख सकता था, लेकिन आवाजें सुन सकता था। वो पुलिस वाले थे जो दौड़ते हुए आते में चारों तरफ फैल गए थे। एक आवाज चीख चीख कर उन्हें अहकामात जारी कर रही थी। वो गालिबन इस पुलिस पार्टी का इंचार्ज था जो अपने मातहतों को मुख्तलिफ हिदायतें दे रहा था। सर जी, ये एक लाश पड़ी है। एक और आवाज सुनकर शारिक चौंक गया। देखो,
इधर उधर हर तरफ कोई और लाश भी मिलेगी। इंचार्ज ने चीख कर कहा, ये दरिंदे जब आपस में लड़ते हैं तो एक आध लाश पर इत्तफा नहीं करते। वैसे ये किसकी लाश है? ये सुराजदीन है सर जी, तांगे वाला। दूसरी आवाज ने जवाब दिया। इसके सर में गोली लगी है। शारिक चौंक गया। ओए फजलदीन, उस मीज़ार के अंदर जाकर देखो, पुलिस पार्टी के इंचार्ज की आवाज सुनाई दी। शारिक ने एकदम मैकेनिज्म का स्विच ऑफ कर दिया। कब्र का तावीज आहिस्तगी से अपनी जगह पर फिट हो गया। थोड़ी देर बाद मीज़ार के अंदर कदमों की आवाज सुनाई दी। वो एक नहीं, दो आदमियों के कदमों की आवाजें थी। यहाँ तो कुछ नहीं है, एक आवाज ने कहा। ये लोग कब्रों और मीज़ारों को भी नहीं छोड़ते। ऐसी जगह पर इन्होंने मुनशियात के अड्डे कायम कर रखे हैं। कसूर तो हमारे अफसरों का है। दूसरी आवाज सुनाई दी। अगर वो लोग इन लोगों को डील ना दे तो इनके पैर कहीं भी ना टिक सके। ये लोग या तो शहर और मुल्क छोड़कर भाग जाएं या सीधे रास्ते पर आ जाएं। चलो बाहर निकलो, यहाँ कुछ नहीं है। वो लोग बाहर चले गए। शारिक ने एक बार फिर कब्र के तावीज में जरा सी जुरी पैदा कर ली और बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। पुलिस वाले तकरीबन 1 घंटे तक के आते में रहे। उनकी बातों से शारिक ने अंदाजा लगा लिया था कि सिर्फ सिराजुद्दीन को ही मारा गया था। उसकी लाश के अलावा पुलिस को वहां से और कुछ नहीं मिला था। शारिक का तो बड़ा नाम है। सुना है कि उसके पास बैक वक्त 2.5-3 मन हीरोइन और बड़ी मिकदार में असला मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो हीरोइन की एक पुड़िया भी नहीं मिली और असले की बड़ी मिकदार तो क्या, एक गोली तक कहीं पड़ी नजर नहीं आई। ये गालिबन पुलिस पार्टी के इंचार्ज की आवाज थी। ये लोग माल ऐसी जगह पर नहीं रखते सर जी, जहाँ हर वक्त छापे का खतरा हो। दूसरी आवाज ने कहा। 1-2 दिन बाद इनको अपने अड्डे पर आने दे, फिर किसी फर्जी गाह को भेजकर आजमा लें। जितनी हीरोइन और जितना असला चाहेंगे आपको मिल जाएगा। लाश को उठवाकर हॉस्पिटल भिजवा दो और 2 आदमी यहाँ छोड़ दो। मुझे शुभ है कि ये लोग पुलिस का वापस जाने के बाद रात ही को वापस आ जाएंगे। अपने आदमियों को हुक्म दे देना कि जो भी इस हादसे में दाखिल होने की कोशिश करे उसे गोली से उड़ा दिया जाए। ठीक है सर जी, दूसरी आवाज ने कहा। शारिक ने कब्र का तावीज बंद कर दिया और सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गया। समीना एक पेटी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात अब भी नुमाया थे। क्या हुआ? समीना ने पूछा। कोचवान सिराजुद्दीन मारा गया है। 9 लक्का और गामा कहीं निकल गए हैं, शारिक ने जवाब दिया। पुलिस सिराज की लाश उठवा कर ले गई है, लेकिन 2 पुलिस वाले हादसे की निगरानी के लिए तैनात कर दिया गया है और उन्हें हुक्म दिया गया है कि हादसे में जिसको भी देखें गोली से उड़ा दें। अब क्या होगा? समीना ने परेशान निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या हम इस तय खाने में कैदी होकर रह जाएंगे? नहीं, शारिक ने नफी में सारी लाया, लेकिन हमें चंद घंटे इंतजार करना पड़ेगा। शारिक भी लकड़ी की एक पेटी पर बैठ गया। वो बैठे बातें करते रहे और वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। समीना कभी उठकर तय खाने में टहलने लगती और कभी बैठ जाती। शारिक की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। शारिक ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 3 बज रहे थे। वो अपनी जगह से उठ गया। तुम यहीं बैठो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अगर पुलिस वाले आसपास मौजूद ना हो तो हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। आसपास मौजूद ना हो इसका क्या मतलब? समीना ने उसे घूरा। उन्हें आते की निगरानी के लिए छोड़ा गया है। वो अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं घूमने के लिए तो नहीं चले जाएंगे। वो गेट की तरफ होंगे, शारिक ने कहा। मैं देखता हूँ। शारिक दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वो रुका। चलने में कुछ सुनने की कोशिश करता रहा। फिर उसने मैकेनिज्म वाले बटन पर उंगली रख दी। कब्र का तावीज ढकने की तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। कब्र का ढकना पूरी तरह ऊपर उठ गया था। शारिक कब्र से बाहर आ गया और दबे कदमों चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मीज़ार के अंदर बत्ती जल रही थी। पहले शारिक ने सोचा कि बत्ती बुझा दी जाए, लेकिन फिर यह ख्याल ज़हन से निकाल दिया क्योंकि मीज़ार की रोशनी ऊपर वाली रोशनदान नुमा जालियों में देखी जा सकती थी। बत्ती बुझ जाने से शुबा हो सकता था। वो दबे कदमों चलता हुआ दरवाजे के करीब आ गया। दरवाजे का एक पट खुला हुआ था। उसने गर्दन निकाल कर बाहर झांका। किसी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो आहिस्ते से बाहर निकल आया और तारीकी में दबे कदमों चलता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। एक जगह वो तांगे की आड़ में रुक गया और झांक कर फाटक की तरफ देखने लगा। वो दोनों पुलिस वाले फाटक के पास लकड़ी के एक बेंच पर बैठे हुए थे। दोनों सिगरेट के कश लगाते हुए बातें कर रहे थे। शारिक चलने में वहां खड़ा रहा, फिर दबे कदमों चलता हुआ मीज़ार में वापस आ गया। समीना, उसने कब्र में झुकते हुए सरगोशी की, ऊपर आ जाओ। चंद सेकंड बाद समीना भी कब्र से निकलकर उसके पास पहुंच चुकी थी। शारिक ने स्विच बोर्ड पर मैकेनिज्म के बटन पर हाथ रखकर कब्र बंद कर दी और समीना के साथ मीज़ार से बाहर आ गया। मीज़ार से बाहर निकलते ही वो बाईं तरफ मुड़ गए। उस तरफ तारीकी थी। शारिक ने समीना का हाथ पकड़ रखा था। वो चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि समीना का पैर एक खाली डब्बे से टकरा गया। डब्बा लुढ़क गया। सन्नाटे में डिब्बे के लुढ़कने की आवाज दूर तक फैल गई थी। उस तरफ जल्दी चलो, शारिक ने सरगोशियाना लहजे में कहा और समीना को एक तरफ खींचने लगा। उसी लम्हे फाटक की तरफ से कदमों की आवाज सुनाई दी। एक पुलिस वाला तेजी से उस तरफ आया था। शारिक समीना का हाथ पकड़े उसे तेजी से खींचता हुआ दीवार के करीब पहुंच गया। कौन है वो उधर?
सामने आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। पुलिस वाले की आवाज तारीकी में गूंजी। शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। देखे बगैर गोली मार देने वाली बात भी खासी दिलचस्प थी। वो समीना को लेकर दीवार के साथ साथ चलता रहा। अचानक वो रुक गए। पुलिस वाला मीज़ार के ऊपर से घूमकर उस तरफ आ गया था। शारिक और समीना सांस रोक के दीवार के साथ चिपके खड़े थे। पुलिस वाला चंद कदम के फासले पर था। शारिक ने सफेद शर्ट पहन रखी थी और अंदेशा था कि पुलिस वाला उसे देख न ले। पुलिस वाला चंद लम्हे वहां खड़ा रहा और फिर मीज़ार की तरफ चल पड़ा। शारिक दीवार के साथ चंद कदम और आगे बढ़ गया और झुककर दीवार के साथ कुछ टटोलने लगा। बिलाकर उसे वो खुफिया मैकेनिज्म मिल गया जिससे उस दीवार में खुफिया रास्ता खुल जाता था। दीवार का एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से सिरकने लगा। समीना उसे चंद कदम दूर दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। शारिक ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आ गया हो समीना, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। शारिक ने सरगोशी की। समीना आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। ओए रुक जाओ, ओए कौन है उधर? दफातन एक आवाज सन्नाटे में गूंजी और समीना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा। वो पुलिस वाला था जो मीज़ार के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ से सामने आ गया था और उसने समीना और शारिक को देख लिया था। भागो समीना, जल्दी! शारिक ने तेजी में सरगोशी की। समीना ने शारिक की तरफ छलांग लगा दी। उसी लम्हे फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। पुलिस वाले ने गोली चला दी थी जो समीना से तकरीबन 1.5 फुट के फासले पर दीवार में लगी। समीना के मुंह से चीख निकल गई। शारिक ने लपक कर समीना का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ दीवार के खला में घुस गया। दीवार का खला आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। उसी लम्हे एक और फायर हुआ। गोली बाहर दीवार पर ही किसी जगह पर लगी थी। समीना गहरी तारीकी में दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई थी और सांस इस तरह फूला हुआ था जैसे मीलों दूर से भागती हुई आई हो। वो बाल बाल बची थी। अगर 1.5 फुट पीछे होती तो गोली दीवार में लगने की बजाय उसके सीने में लगती। उसका एक हाथ शारिक ने थाम रखा था जिसे वो बार बार आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा था। डरो नहीं, अब हम महफूज हैं। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशी की। उसी लम्हे बाहर से बातों की मदम सी आवाज भी सुनाई देने लगी। दूसरा पुलिस वाला भी फायरिंग की आवाज सुनकर वहां आ गया था। मैंने उन्हें यहाँ देखा है।